नमस्कार, लॉ लर्निंग बेंच में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प फैसला है और ये एक ऐसे सवाल से जुड़ा है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। क्या होता है जब दो राजनीतिक दल जो चुनाव में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, नतीजे आने के बाद अचानक सरकार बनाने के लिए हाथ मिला लेते हैं? क्या ये उन वोटरों के साथ सीधा सीधा धोखा नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल हर चुनाव के बाद उठता है और हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे असल में 2014 की एक जनहित याचिका यानी PIL से जुड़े हैं। अच्छा, 2014 की? जी, इसे मिथिलेश कुमार पांडे नाम के एक वकील साहब ने दायर किया था और उनकी मांगें बहुत सीधी थी। पहली कि चुनाव के बाद ऐसे जो गठबंधन बनते हैं उन पर रोक लगे, और दूसरी ये कि पार्टियों के जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, मैनिफेस्टो, उन्हें एक कानूनी दस्तावेज का दर्जा दिया जाए। मतलब अगर वादा तोड़ा तो सजा हो। एग्जैक्टली। और यहीं से ना ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अदालत ने सिर्फ इस याचिका को नहीं देखा, उन्होंने पुराने अदालती फैसलों की पूरी लाइब्रेरी खंगाल डाली। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि ब्रिटिश कानून से भी उदाहरण लिए गए हैं। तो आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक अदालती मामले पर नहीं है, ये इस बड़ी बहस के बारे में है कि कानून की नजर में राजनीतिक वादों की आखिर हैसियत क्या है। तो चलिए फिर इस याचिका के तर्कों और अदालत के विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याचिकाकर्ता के नजरिए को समझते हैं परत दर परत। उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे भावनात्मक दलील यही थी कि जब पार्टियां चुनाव में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसती हैं और फिर सत्ता के लिए दोस्त बन जाती हैं। हाँ, तो आम वोटर एकदम ठगा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा। सही बात है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ बताया और कहा कि इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती है। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने NCRWC की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। एक मिनट, NCRWC रिपोर्ट, जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या आप बता सकते हैं कि ये आयोग क्या था? जरूर। NCRWC यानी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे साल 2000 में सरकार ने बनाया था ये जांचने के लिए कि पिछले 50 सालों में हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है। और इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकटचलैया ने की थी। तो जब इतना शक्तिशाली आयोग किसी चीज को चिंता का विषय कहता है तो वो एक बहुत गंभीर टिप्पणी मानी जाती है, भले ही वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना हो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कोई छोटी मोटी समिति नहीं थी। लेकिन याचिकाकर्ता सिर्फ भावनाओं पे नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा कानूनी तर्क भी दिया है ना। हाँ, और यहीं पर मामला कानूनी रूप से पेचीदा हो जाता है। उनका तर्क था कि किसी भी राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय अनुबंध कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत एक प्रस्ताव या ऑफर की तरह है। एक ऑफर कैसे? ऐसे कि जब मतदाता उस पार्टी को वोट देते हैं तो वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा। और जब वो पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो ये एक तरह का अनुबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वाह, मतलब एक चुनावी घोषणा पत्र एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पार्टी X के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे और बाद में उसी के साथ सरकार बना ली, तो ये सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, याचिकाकर्ता का तर्क यही था। वो तो इससे भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने मांग की कि ऐसे नेताओं पर IPC की धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मुकदमा चलना चाहिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी, उनका कहना था कि वोटरों से ये जानकारी छिपाई गई। अगर उन्हें पहले पता होता कि ऐसी कोई खिचड़ी पकने वाली है तो शायद वे किसी और को वोट देते। तो एक तरफ वोटरों की भावनाएं और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कानूनी दाव। अब देखते हैं कि अदालत ने इस पर क्या कहा। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही याचिकाकर्ता ने अपने तर्क रखने शुरू किए, अदालत ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हाँ, और कुछ पुराने मामलों का जिक्र किया। उन्होंने याचिकाकर्ता से सीधे पूछा कि जब इन मामलों में पहले ही फैसला हो चुका है तो आपकी ये याचिका सुनवाई के लायक ही कैसे है? अच्छा, तो अदालत पहले से ही तैयार थे। कौन से मामले थे ये? पहला मामला था 1995 का ANZ ग्रैंड लाइस बैंक बनाम MCD। इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले में फैसला सुनाया था कि चुनावी घोषणा पत्र पर प्रोमिसरी एस्टॉपल या वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। ये तो बहुत भारी कानूनी शब्द है। प्रोमिसरी एस्टॉपल का आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई आपसे एक पक्का वादा करे और उस वादे के आधार पर आप कोई कदम उठा लें। जैसे अगर आपका मकान मालिक कहे
कि आप 6 महीने तक किराया ना भी दें तो चलेगा, और आप उस पैसे से बच्चों की स्कूल फीस भर दें, तो वो बाद में मुकर नहीं सकता। समझ गए। लेकिन अदालत का कहना था कि चुनावी घोषणा पत्र इस तरह का कोई पक्का व्यक्तिगत वादा नहीं है। वो एक राजनीतिक मंशा का इजहार है, कोई कानूनी गारंटी नहीं जिसे आप कोर्ट में ले जा सकें। तो राजनीतिक वादे मकान मालिक के वादे जैसे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। और दूसरा मामला कौन सा था? आपने कहा था कि वो और भी महत्वपूर्ण था। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार 2013 का। ये तो वो मुफ्त कलर टीवी बांटने वाले वादे से जुड़ा था, है ना? बिल्कुल। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब है। याचिकाकर्ता गठबंधन की बात कर रहा है और अदालत मुफ्त टीवी वाले केस का जिक्र कर रही है। इन दोनों में क्या संबंध है? सीधा संबंध है। दोनों मामलों की जड़ एक ही सवाल पर टिकी है, क्या चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है? अच्छा, मुद्दा एक ही है। हाँ, चाहे वो गठबंधन ना करने का वादा हो या टीवी देने का। अदालत को पहले ये तय करना था कि घोषणा पत्र की कानूनी हैसियत क्या है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई थी कि मुफ्त की चीजें बांटने का वादा तो एक तरह की रिश्वत है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए। जी, ये तर्क तो सुनने में काफी दमदार लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लागू करना लगभग असंभव है। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि घोषणा पत्र किसी एक उम्मीदवार का व्यक्तिगत वादा नहीं, बल्कि पूरी पार्टी की नीतियों का एक बयान होता है। और फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। क्या कहा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तय करना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि चुनावी घोषणा पत्र में किस तरह के वादे किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। मतलब ये काम अदालत का नहीं बल्कि संसद का है। बिल्कुल, कि वो इस पर कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है। हाँ, लेकिन इसका एक मतलब ये भी हुआ कि मुफ्त की चीजें बांटने की राजनीति को एक तरह से कानूनी हरी झंडी मिल गई। क्या ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक रास्ता नहीं खोलता? बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देता है जो जरूरी हो सकती हैं, दूसरी तरफ ये एक ऐसी होड़ शुरू कर सकता है जहां पार्टियां वित्तीय जिम्मेदारी भूलकर सिर्फ लोक लुभावना वादे करें। अदालत ने खुद को इस राजनीतिक बहस से बाहर रखा और गेंद वापस वोटरों और संसद के पाले में डाल दी। तो इन पुराने फैसलों ने याचिकाकर्ता के केस की बुनियाद को बहुत कमजोर कर दिया था। तो भारतीय अदालतों का रुख तो साफ है कि घोषणा पत्र कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। लेकिन क्या इसे भारत में ही ऐसा है या दुनिया भर के लोकतंत्रों में यही नजरिया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अदालत ने भी इस पर गौर किया। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश मामले और एक दिग्गज जज लॉर्ड डेनिंग का जिक्र किया। अच्छा, लॉर्ड डेनिंग। जी, लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को सुसमाचार यानी गॉस्पेल या कोई स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ बॉन्ड नहीं माना जाना चाहिए। मतलब इसमें अक्सर ऐसे वादे होते हैं जो शायद पूरे ही ना किए जा सकें या अव्यवहारिक हों। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लॉर्ड डेनिंग ने एक और बात कही थी जो इससे भी ज्यादा हैरान करती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर वोटर पूरा घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है। हाँ, वे शायद किसी एक वादे से प्रभावित हो जाते हैं या शायद किसी से भी नहीं। वो एक पार्टी को वोट करते हैं, घोषणा पत्र के हर शब्द को नहीं। ये तो पूरे चुनावी प्रक्रिया पर ये एक सवालिया निशान लगाता है। हाँ, ये एक तरह से राजनीति की कड़वी सच्चाई को बयान करता है। लेकिन लॉर्ड डेनिंग का तर्क सिर्फ इतना ही नहीं था। उनका कहना था कि ये एक अच्छी बात है कि घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं होते। अच्छी बात? वो कैसे? एक पार्टी ने चुनाव से 1 साल पहले कुछ वादे किए, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो देश की आर्थिक स्थिति बदल चुकी थी या कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया था। सही बात है। ऐसे में क्या सरकार को उन पुराने वादों से बंधा रहना चाहिए या उस समय की हकीकत के हिसाब से फैसले लेने चाहिए? हाँ, फैसले तो हकीकत के हिसाब से ही लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो लॉर्ड डेनिंग का मानना था कि सरकार को हर वादे पर नई परिस्थितियों के हिसाब से विचार करने की आजादी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। वादे अपनी जगह हैं, लेकिन देश चलाना ज्यादा जरूरी है। और व्यवहारिकता की बात करें तो भारत सरकार के वकील ने भी एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया था, है ना? जी हाँ, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG ने एक बहुत ही जमीनी हकीकत सामने रखी। उन्होंने अदालत से कहा, मान लीजिए हम चुनाव के बाद के गठबंधनों पर रोक लगा देते हैं और नतीजे ऐसे आते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी त्रिशंकु संसद, हंग पार्लियामेंट की स्थिति। हाँ, तब हमारे पास क्या विकल्प बचेगा? एकमात्र विकल्प होगा फिर से चुनाव कराना। और बार बार चुनाव कराना देश के लिए कितना महंगा और अस्थिर करने वाला हो सकता है। काम धंधा ठप, नीतियां रुकी हुई और सरकारी खजाने पर अरबों का बोझ। ठीक यही तर्क वकील ने दिया।
उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका, जिसके नाम में जनहित है, असल में जनहित के ही खिलाफ साबित होगी। ये देश को लगातार एक चुनावी चक्र में फंसा देगी, जहां हम एक अनैतिक गठबंधन को रोकने के चक्कर में एक स्थिर सरकार ही न बना पाएं। बिल्कुल सही। तो इन सभी दलीलों और मिसालों पर विचार करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने आखिर क्या फैसला सुनाया? जैसा कि उम्मीद थी, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ और दूटूक था। पहला, मौजूदा कानून के तहत चुनाव के बाद बने गठबंधनों को सिर्फ इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वे पार्टियों के घोषणा पत्र की बातों के खिलाफ हैं। और दूसरा ये कि घोषणा पत्र को एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज बनाना या इस पर कोई दिशा निर्देश जारी करना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये काम विधायिका यानी संसद का है। जी, अगर समाज को लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए तो उसे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए संसद में ये मांग उठानी चाहिए, अदालत में नहीं। तो संक्षेप में, कानून की नजर में एक चुनावी घोषणा पत्र एक राजनीतिक इरादे का बयान है, न कि एक कानूनी अनुबंध। हाँ। और इसकी जवाबदेही अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में यानी अगले चुनाव में तय होती है। बिल्कुल। ये मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर चुनावी घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और अदालतें इसमें दखल नहीं देंगी, तो फिर वोटर्स के पास राजनीतिक दलों को उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराने का क्या तरीका बचता है? और ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या केवल 5 साल बाद वोट देने का अधिकार ही एकमात्र तंत्र है, या फिर एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिक समाज, मीडिया और निरंतर सार्वजनिक संवाद की भी कोई भूमिका है? ये सुनिश्चित करने में कि वादे सिर्फ वोट हासिल करने के लिए न किए जाएं, बल्कि उन पर गंभीरता से अमल भी हो। शायद असली जवाबदेही हर 5 साल में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन तय होती है।